हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज मैं लाई हूँ आपके लिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनमें से कई एग्जाम्स में बनते हैं क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का वैज्ञानिक नाम क्या है, कब लिया गया, कब इसको अपनाया गया। तो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप इसको डिटेल से देखिए। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के चिन्ह जो पहला प्रतीक है हमारा ये है, ये देखिए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये सामने देखिए आप, सारनाथ स्थित अशोक के शीर्ष स्तंभ की अनुकृति है जो कि सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है, जो अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को भारत ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को अपनाया था। तो कई बार पूछा जाता है कि सारनाथ में स्थित अशोक के शीर्ष स्तंभ को कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया। तो इस पे देखिए, मुख्यतः इसमें 4 सिंह होते हैं परंतु 3 सिंह दिखाई देते हैं। आप देखिए, इसमें 4 सिंह होते हैं परंतु इसमें क्या कर रहे हैं, 3 ही दिख रहे हैं हमको। ये भी कई बार पूछा गया है कि अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि 4 सिंह होते हैं परंतु दिखाई 3 देते हैं। इस चित्र में एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। तो कई बार पूछा जाता है इसमें कौन कौन से जॉनर ऑप्शन में दिए रहते हैं, हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह, तो कौन कौन से इस चिन्ह में अंकित है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह अंकित है। इसके बीच में एक चक्र है जो आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में एक चक्र है, इसमें चक्र दिख रहा होगा आपको। ये इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ये एक चक्र है। इस प्रतीक चिन्ह में सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो सबसे नीचे सत्यमेव जयते अंकित होता है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो कई बार ये पूछा गया है जो सत्यमेव जयते अंकित किया हुआ हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह में, तो कहाँ से लिया गया। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, हमेशा याद रखना, और लिया गया तथा देवनागरी लिपि में अंकित है। तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ होता है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। कई बार दिया होता है कि ऑप्शन में दिए रहते हैं कि सत्य ही सत्य है, तो ऑप्शन आपको याद रखना है कि सत्य की ही विजय होती है, इसका मीनिंग है सत्यमेव जयते। अगला देखते हैं। अगला देखिए राष्ट्रीय ध्वज। हमारा तिरंगा है, सबको पता है राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि क्या होता है हमेशा हमें याद नहीं रहता है। अगर हम इसको नोट कर लेंगे तो एक बार देखेंगे फिर हमें याद रहता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ये अनुपात कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ये आप याद रखना। अगला देखिए, रंगों के प्रतीक। जो इसमें रंग दिए रहते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग, तो इनका प्रतीक क्या है ये देखिए। अब इनका
केसरिया रंग का प्रतीक होता है जागृति शौर्य त्याग का प्रतीक होता है। जागृति शौर्य त्याग का प्रतीक होता है केसरिया रंग। अगला देखिए सफेद रंग। सफेद रंग होता है सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है सफेद रंग। अगला देखिए हरा रंग। जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है हरा रंग। तो ये चीज आपको याद रखनी है। केसरिया रंग जागृति शौर्य त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग जो है जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो इसमें 24 तिल्लियां होती है, सबको पता है। कभी पूछा जाता है तो 24 तिल्लियां होती है, इसमें किस रंग की होती है? तो ये देखिए नीले रंग की होती है। नीले रंग की होती है, इसमें 24 तिल्लियां होती है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था पिंगली वेंकैया द्वारा ध्वज तैयार किया गया था। अगला देखते हैं राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन है, सबको पता है। तो ये जन गण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रीय गान को गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि से कभी पूछा जाता है हमारा राष्ट्रीय गान किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है गीतांजलि से लिया गया है। इसमें कुल 5 पद्य हैं। ये हमेशा याद रखना, कई बार पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रीय गान में कुल कितने पद्य हैं? तो 5 पद्य हैं हमारे राष्ट्रीय गान में। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान के गायन का समय है 52 सेकेंड। ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और 52 सेकेंड इसका टाइम निर्धारित है। गीतांजलि से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। इसमें 5 पद्य हैं। अगला देखिए राष्ट्रगान को सर्वप्रथम तो सबसे पहले गाया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। तो भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया था सबसे पहले। तो राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में राष्ट्रीय गान का हमारे अंग्रेजी अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो उन्होंने ही राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किया 1919 में। ये पूछा गया है कि कब किया? तो ये किया गया 1919 में किया गया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो 1919 में तभी किया था। और ये था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, हमेशा याद रखना आप। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष अनुरोध पर अंग्रेजी संगीतकार हर्बर्ट मुरिल ने इसे ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर गाया था। तो ये एक बार पूछा गया था कि एक बार नहीं कई बार पूछा गया कि किस अंग्रेजी संगीतकार ने राष्ट्रगान को ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर गाया था? ये गाया था हर्बर्ट मुरिल ने। ये हमेशा आप याद रखना, हर्बर्ट मुरिल ने। अगला देखिए गुरुदेव ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान। तो गुरुदेव ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान का भी रचना उन्होंने ही की थी। तो वहाँ की जो राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार बांग्ला। इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। तो ये चीज़ें आप इसमें याद रखना। गीतांजलि से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। इसमें 5 पद्य होते हैं। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था और 12 सेकेंड इसमें टाइम रहता है। जब पहली बार गाया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। अंग्रेजी अनुवाद 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर अंग्रेजी संगीतकार
हर्बर्ट मुरिल्ली ने इसे ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर गाया था। ये चीज़ें आप याद रखना। अगला देखते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संस्कृत बांग्ला भाषा में मिश्रित थी ये। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। इसका प्रकाशन ये आनंद मठ से लिया गया था। इसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था 1882 में। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। तो पहली बार जब गाया था, ये गाया था 1896 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया था। यह गीत बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया, जिसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। ये आप याद रखना। तो यह आनंद मठ की जो भाषा थी वो थी बांग्ला भाषा में लिखी थी आनंद मठ। अगला देखिए, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था। वंदे मातरम का जो अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद, श्री अरविंदो ने किया था। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान की गई। 24 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान की गई राष्ट्रीय गीत के रूप में। तो ये चीज़ें आप याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। इसमें संस्कृत और बांग्ला भाषा मिश्रित थी। ये आनंद मठ से ली गई थी। आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में हुआ था। जो पहली बार गाया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था और 24 जनवरी 1950 को भारत ने इसको मान्यता प्रदान की। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो अगला देखते हैं। तो अगला है राष्ट्रीय वाक्य। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते और भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते और राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ये सबको पता है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा गेटन। निलंबो न्यूसिफेरा गेटन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है जो एग्जाम से पूछा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सबको पता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टस। पाओक्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। तो 26 जनवरी 1963 को यह घोषित किया गया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस हमारे राष्ट्रीय बाघ का, राष्ट्रीय पशु जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है। 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी। जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो हुआ था 1973 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है और इसका वनस्पतिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ये सबको पता है। तो ये कब अपनाया गया था, कब घोषित किया गया कि राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा डॉल्फिन है? तो ये किया गया 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव जो
डॉल्फिन है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। तो राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है और इसको कब घोषित किया गया? अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया। और राष्ट्रीय विरासती पशु जो हमारा है वो है हाथी, 2010 में, अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया। अगला देखिए राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ध्यानचंद की याद में। अगला देखिए राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया, सरकारी प्रयोगों के लिए अपनाया। राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत पर आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग जो संघ संवत पर आधारित है, इसका शुभारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। अगला देखिए राष्ट्रीय दस्तावेज। तो हमारा राष्ट्रीय दस्तावेज है श्वेत पत्र। अगला देखते हैं राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है कहीं पे 2510 दिया है, कहीं पे 2525 दिया है। तो आप इसको जब भी एग्जाम्स में आए, अगर ऑप्शन में 2525 हो तो आप इसको सही करें, अगर 2510 हो तो इसको टिक करें, क्योंकि दोनों तो एक साथ दिए नहीं होंगे। अगर इसका आंसर जो होगा एक इसमें से दिया होगा, इसलिए मैंने दोनों इसमें लिख दिए। तो इसका देखिए लंबाई है 2510 और 2525, इसमें से जो सही होगा उसको आप टिक कर लेना। अगर ऑप्शन में 2525 आएगा तो उसको टिक कर लेना, अगर 2510 आता है तो उसको टिक कर लेना। अगला देखिए और राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। अगला देखिए कुछ और प्रतीक हैं जो कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, जो सबको पता है न्याय का प्रतीक है, किसी भी न्यायालय में होता है। अगला देखिए एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, ये किसका प्रतीक है? ये है बिजली का खतरा। जहाँ पे बिजली का खतरा होता है ऐसा दिया रहता है, दो हड्डियां ऊपर से खोपड़ी। अगला देखिए कबूतर। कबूतर पक्षी होता है शांति का प्रतीक। लाल त्रिकोण। तो लाल त्रिकोण होता है परिवार नियोजन का प्रतीक। अगला देखिए लाल झंडा। क्रांति और खतरे का सूचक होता है लाल झंडा। अगला देखिए काला झंडा। तो काला झंडा है विरोध का प्रतीक। अगर कहीं पे कोई विरोध कर रहा होता है किसी भी चीज़ का तो काला झंडा उसका प्रतीक होता है। पीला झंडा। तो पीला झंडा होता है संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाला वाहन। अगर कोई फैलने वाला रोग होता है तो जो उसका वाहन होता है गाड़ी वगैरह उस पर लगा होता है। और उल्टा झंडा। उल्टा झंडा होता है संकट का प्रतीक। अगर कहीं पे उल्टा झंडा होता है तो संकट का प्रतीक होता है। झुका हुआ झंडा। तो झुका हुआ झंडा है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है झुका हुआ झंडा। अगला देखिए सफ़ेद झंडा। अगर सफ़ेद झंडा कहीं पे दिखाई दे तो वो है संधि और समर्पण का प्रतीक होता है। संधि और समर्पण का प्रतीक होता है सफ़ेद झंडा। ये चीज़ें आप याद करना क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।